कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान कियारा का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकल गया। 10 मिनट बाद गाड़ी में कियारा बोली, वियान प्लीज़, तुम तारा के साथ गलत कर रहे हो। गलती विद्युत की है और तुम उसे उल्टा। वियान उसके होठों पर उंगली रखते हुए, ज़्यादा नहीं सोचते हैं और जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें नहीं साथ रहना मत रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कियारा उसका हाथ हटाते हुए गाड़ी से बाहर देखने लगी। वियान ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा दिया। विद्युत कुछ सोचते हुए जल्दी से गाड़ी की चाबी लिया और तारा को फ़ोन मिलाते हुए बाहर निकल गया। अमर हाल में तारा को देखते हुए बोले, तारा आखिर हुआ क्या है बेटा, तुम क्यों शहर छोड़ना चाहती हो, वो भी अचानक से ऐसे। तारा अपना बैग पैक करते हुए, पापा अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, अब मुंबई सच में अच्छी नहीं लगती। अमर बोले, और विद्युत? तारा बोली, विद्युत को लड़कियों की कोई कमी नहीं है और ये मुंबई है, आपने बोला था ना यहाँ पैसा बोलता है। समझ गई मैं, थोड़ा समझने में टाइम लगा लेकिन समझ गई। यहाँ सच में सिर्फ और सिर्फ पैसा बोलता है और कुछ नहीं। अमर बोले, तारा कुछ हुआ है? तारा बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है, और मुझे क्या होगा। अब चलें, ट्रेन का टाइम हो गया है, रास्ते में चलते चलते थोड़ा और बात कर लेंगे। अमर बोले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर हो क्या रहा है। सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से ये सब। दरवाजे से आवाज़ आई, हेलो अंकल, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तारा ने पलट कर देखा जहां वियान और कियारा दरवाजे पर खड़े थे। वियान बोला, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। अमर बोले, अरे बेटा आप दोनों प्लीज़ अंदर आ जाइए, वहाँ क्या कर रहे हैं? वियान कियारा के साथ अंदर आते हुए, थैंक यू अंकल, वैसे आप कहीं जा रहे हैं, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बोलाकर अमर के पास बैठ गया। अमर ने तारा को देखा और फिर वियान को देखते हुए बोले, वो बेटा? वियान बोला, कोई नहीं, अगर बताने वाली बात नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो यहीं से जा रहे थे तो सोचा आप लोगों से मिल लेते हैं। वो डैड पूछ रहे थे एक छोटी सी पार्टी के साथ एंगेजमेंट कर लेते हैं, अगर आप दोनों को कोई ऐतराज़ नहीं है तो। तारा बोली, वो मैं चाय लेकर आ रही हूँ, बोलकर जल्दी किचन में चली गई। कियारा ने वियान को देखा तो उसने पलके झपकाकर उसे अपने बगल में बैठने का इशारा किया तो वो भी आकर उसके बगल में बैठ गई। तारा किचन में चाय बना रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। क्या विद्युत ने बताया नहीं, या फिर ऑफिस में वियान को उसका रिज़ाइन लेटर नहीं मिला जो वियान यहाँ ये सब आखिर हो क्या रहा है। 10 मिनट बाद तारा ने वियान और अमर को चाय दिया और फिर कियारा को जूस देते हुए बोली, सर वो? वियान बोला, सर नहीं, भाई बोल सकती हो, विद्युत भाई बोलता है, और जब मैं विद्युत का भाई तो तुम्हारा भी तो भाई हुआ ना। फिर चाय पीते हुए बोला, चाय अच्छी बनाई हो, मॉम की थोड़ी हेल्प हो जाएगी तुम्हारे आने से, क्यों कियारा, सही बोला ना? तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कियारा वियान को देखकर सोच रही थी, वो यहाँ आएगा और ये सब करेगा, उसने सोचा भी नहीं था, और अक्सर वो जो नहीं सोचती वो वही करता है। उसके सोच के विपरीत हर बार उसका दिल तोड़कर जीत लेता है। कुछ देर बाद वियान गाड़ी चला रहा था और कियारा उसे देखकर सोच रही थी कि सच में वो ये भी हो सकता है। उसने जिस तरह से तारा को समझाया वो एक बॉस तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और वियान राजवंश। वियान बोला, कियारा डिस्टर्ब हो रहा है, मत करो। कियारा बोली, लेकिन मुझे तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। बोलते हुए एक सेकंड के लिए भी उसकी नज़र वियान के चेहरे से नहीं हटी। वियान ने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा, लेकिन कियारा का इस तरह उसे देखना उसकी धड़कनें बढ़ाने के लिए काफ़ी था। विद्युत तारा के घर के दरवाजे पर खड़ा कब से सोच रहा था क्या करे क्या ना करे, लेकिन अब जो हुआ उसे सही भी तो करना था, बस तारा उसे माफ़ कर दे सोचकर उसके दरवाजे की घंटी बजाई और सामने दरवाज़ा के खुलने का इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट बाद तारा ने दरवाज़ा खोलकर सामने देखा जहां विद्युत खड़ा था, लेकिन वो उसे देखकर भी कुछ नहीं बोली। ऐसा लगा जैसे सामने कोई है ही नहीं। विद्युत बोला, वो मैं, मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर से अमर की आवाज़ आई, कौन है तारा जो कब से घंटी बजाए जा रहा है? तारा ने एक नज़र सामने देखा और फिर अंदर देखते हुए बोली, कोई नहीं पापा, वो गलती से किसी ने हमारे घर का बेल बजा दिया। अमर बोले, अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। तारा बोली, बस आ रही हूँ।
विद्युत बोला, तारा बात करनी है मुझे तुमसे, यहीं करोगी या फिर अंदर चलकर? तारा बोली, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए तुम जा सकते हो, बोल दरवाज़ा बंद करने लगी। विद्युत जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अंदर आते हुए, समझ नहीं आ रहा है, एक बार बोल रहा हूँ ना, बात करनी है। अमर बोले, तारा कौन है बेटा? विद्युत तारा को घूर कर साइड करते हुए बोला, मैं हूँ अंकल, बोलकर अंदर आ गया। अमर बोले, विद्युत? विद्युत उनके पैर छूते हुए, वो मैं इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे मिलते हुए चलता हूँ, आपकी तबीयत भी पूछ लूँगा। अमर ने एक नज़र पीछे तारा को देखा जो विद्युत को देख रही थी, तो दोनों को देखते हुए बोले, अच्छा किया, तुम दोनों बात करो, मैं थोड़ा बाहर टहल कर आ रहा हूँ, उसके बाद आराम से चाय पियेंगे। विद्युत बोला, जी अंकल। अमर अब बिना कुछ बोले बाहर चले गए। कुछ देर बाद तारा उसके सामने आते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो? विद्युत बोला, क्यों नहीं आ सकता? तारा बोली, नहीं। विद्युत बोला, क्यों नहीं आ सकता? तारा अब बिना उससे कोई बहस किए किचन में जाने लगी। विद्युत जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या कर रही हो ये सब? बोला ना मैंने, गुस्सा आ गया था और सारी गलती मेरी नहीं थी, ये तुम भी जानती हो। भले ही वो मजाक था, लेकिन तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम ब्रेकअप कर लोगी और मैं करने दूंगा, ये कोई मजाक नहीं है। तारा बोली, समझ गई मैं, अब जाओ। विद्युत बोला, क्यों जाऊंगा? डैड से बोल दिया है, नेक्स्ट वीक में हमारी इंगेजमेंट है, तो तैयार हो जाओ। तारा उसे देख हाथ छुड़ाते हुए, सच में? विद्युत बोला, तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम बोल दोगी ब्रेकअप तो ब्रेकअप हो गया, सोचना भी मत। विद्युत राजवंश ब्रेकअप और पैचअप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। आज भाई से भी बोल दूंगा कि वो हमारी एंगेजमेंट अनाउंस कर दें, अब और लेट नहीं करना है मुझे। तारा बोली, लेकिन मैं? विद्युत उसके होठों पर उंगली रखते हुए, लेकिन कुछ नहीं, तैयार हो जाओ, हम आज का डिनर बाहर करेंगे, मैं अंकल से बात कर लूँगा। तारा उसका हाथ हटाकर गुस्से से बोली, बाहर जाओ, मुझे कोई डिनर पर नहीं जाना है, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊंगी। तुम इतना जल्दी सब कुछ भूल सकते हो, मैं नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती। तुम? विद्युत बोला, तारा बोली, बाहर, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि तुम विद्युत राजवंश हो तो मैं डर जाऊंगी, कभी नहीं, किसी हाल में नहीं। तुम जो कुछ भी हो, मैं नहीं डरने वाली, समझे? विद्युत बोला, तारा मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, मैं तो बस। तारा कमर पर हाथ रखते हुए, तो अपने नाम का प्रचार करने आए हो कि तुम विद्युत राजवंश हो, जो कुछ भी कर सकता है। तो सॉरी, लेकिन मुझे अब सच में तुम्हारे या फिर तुम्हारे इस नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इज्जत से बाहर जा सकते हो। विद्युत बोला, तारा मेरी बात? तारा बोली, सोचना भी मत। कियारा वियान को देखते हुए, तुमने ऐसा क्यों किया? वियान कियारा को आइसक्रीम देकर बैठाते हुए, मैंने क्या किया? कियारा बोली, सच में तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो मुझे नहीं पता है? वियान सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए बोला, बीबी अगर पता है तो शांत रहो ना यार, कोई चीज़ आसानी से मिले तो उसकी कद्र कम हो जाती है, लाइफ में ट्विस्ट और टर्न जरूरी होता है, बोल एक आंख दबा दिया। कियारा खुद से बोली, बस अब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, विद्युत सब संभाल ले, दोनों फिर से लड़ाई ना करें। वियान ने कियारा को सोचते देखा तो सामने देखते हुए खुद से बोला, प्यार और शादी ही क्यों, थोड़ा लड़ाई का भी एक्सपीरियंस ले लो मेरे भाई, लाइफ में बहुत काम आने वाली है। सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। विद्युत ने तारा को गुस्से में देखा तो खुद को शांत करते हुए बोला, ओके, नहीं जाना, कोई नहीं, मैं अंकल के साथ यहीं खा लूँगा, बस तुम कुछ अच्छा सा बनाओ और मैं टीवी देख लेता हूँ। तारा बोली, क्यों, विद्युत राजवंश के यहाँ खाना खत्म हो गया है क्या, जो आपको यहाँ खाना है? विद्युत बोला, तुम्हें जो सोचना है सोच सकती हो, लेकिन आज का खाना मैं यहीं खाऊंगा, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। तारा बोली, विद्युत दिमाग खराब मत करो, बाहर जाओ वरना मैं। विद्युत बोला, जो करना है कर सकती हो। तारा बोली, विद्युत मैं भाई को फ़ोन कर दूंगी। विद्युत अपना फ़ोन लेकर उसके सामने करते हुए, शौक से कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भाई अपने शादी का फैसला ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ, बोलते हुए उसके पास आ गया। तारा उसे घूरते हुए, तुम? विद्युत बोला, बिल्कुल मैं, और इस बार मैं पीछे तो बिल्कुल नहीं हटने वाला, इसलिए ये सब धमकी बिल्कुल नहीं चलेगी। तारा बोली, ठीक है, जो करना है करो, बोलकर गुस्से में किचन में चली गई। विद्युत बोला, एक कप चाय, अंकल को आने में टाइम है। तारा बोली, मैं नहीं बना रही हूँ। विद्युत बोला, ठीक है, मैं खुद बना लूँगा।
तारा बोली, मेरे किचन में आने के बारे में सोचना भी मत। विद्युत उसके पीछे आते हुए, क्यों? और शायद तुम भूल रही हो, जो तुम्हारा है वो अब मेरा भी है, बोलते हुए किचन में आ गया। तारा खींचते हुए बोली, तुम? विद्युत उसे देखते हुए, बिल्कुल मैं ही हूँ, आराम से देखो और शादी के बाद हमेशा से तुम्हारा हो जाऊँगा। तो बी रेडी मिसेस तारा विद्युत राजवंश, बोल उसे साइड करते हुए चाय बनाने लगा। तारा उसे देख रही थी, ये पिछली बार से कुछ ज़्यादा अलग बिहेव नहीं कर रहा है और अब तो पूरी तरह ज़बरदस्ती पर उतर आया है। लेकिन जो भी है, विहान की बातों के बाद अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से छोड़ेगी भी नहीं। 1 घंटे बाद तारा बोली, विद्युत हो गया तुम्हारा चाय? तो बाहर जाओगे? पापा के लिए खाना बनाना है, वो कभी भी आते होंगे। विद्युत बोला, हाँ तो बनाओ, मैंने जब मना किया है, इनफैक्ट मैं तो खुद चाहता हूँ तुम जल्दी से बनाओ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, अंकल के साथ साथ मैं भी खा लूँगा और तुम्हारी हेल्प भी कर दूँगा। तारा बोली, विद्युत? विद्युत बोला, नाम पता है मेरा, और तुम्हें इतना पसंद है तो आराम से ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ भूख लगी है, सच में कुछ नहीं खाया। तारा बोली, ठीक है, तो अब खुद बना लो, जैसे चाय बनाया है, बोलकर बाहर जाने लगी। विद्युत जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, तारा बस करो ना, तुम जानती हो सब कुछ, फिर भी मुझे परेशान कर रही हो। तारा बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ जानना चाहती हूँ। विद्युत उसके पास आते हुए, सच में? तारा पीछे जाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? विद्युत बोला, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, और अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बोल हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, देखो अभी तक मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। तारा अटकते हुए बोली, हाँ ठीक ठीक है, तुम पीछे रहो। विद्युत बोला, हो जाऊंगा, लेकिन पहले बोलो नाराज़ नहीं हो। तारा बोली, विद्युत? विद्युत बोला, आई लव यू। तारा ने उसे घूर कर देखा। विद्युत बोला, मतलब आई लव यू भी तो बोल सकती हो, मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। तारा फिर बोली, विद्युत? विद्युत बोला, आई लव यू। तारा आंखें बंद करते हुए बोली, प्लीज़। विद्युत बोला, नाराज नहीं हो? तारा ने कुछ नहीं बोला। विद्युत बोला, आई एम सॉरी। तारा अभी भी कुछ नहीं बोली। विद्युत बोला, अच्छा कान पकड़ लेता हूँ यार, प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब पता नहीं कैसे हो गया, प्लीज़ लास्ट बार माफ़ कर दो, उसके बाद कोई गलती नहीं होगी, प्लीज़। कियारा वियान को देखते हुए, तुम्हें क्या लग रहा है तारा माफ़ कर देगी विद्युत को? वियान हाथ में पकड़ा फाइल साइड टेबल पर रखते हुए, एक काम करते हैं, हम भी वहीं जाकर बैठ जाते हैं, उसके बाद लेते रहेंगे एक एक सेकेंड का अपडेट, सही है? कियारा बोली, मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो बस। वियान बोला, बीबी तुमने ऐसा कब कहा, वो तो तुम खुद से पूछो यार, 1 घंटे में तुमने 50 बार पूछ लिया है, और अगर नीचे मैंने तुम्हें रोका नहीं होता ना, तो तुम अपने इस पंचायत में मॉम और दादू को भी शामिल कर चुकी होती। मतलब सामने वाले को मौका तो दो संभालने का, अगर तुम उसे मौका ही नहीं दोगी तो वो संभालेगा कैसे? और विद्युत तारा बच्चे नहीं है जिसकी तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है। यार काम कर रहा हूँ मैं, और तुम डॉक्टर से अब सीआईडी लाइन में क्यों जा रही हो? प्लीज़, मुझे मेरे बच्चे सीआईडी तो बिल्कुल नहीं बनाना है, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा दिमाग ना लगाओ और अपना जूस पीकर आंखें बंद कर दिमाग को रिलैक्स होने दो। कियारा ने वियान को देखा जो झल्ला चुका था, तो शांत होते हुए बोली, वो मुझे नींद आ रही है। वियान ने उसे देखा। कियारा जल्दी से आंखें बंद करते हुए बोली, ओके सो जाती हूँ, तुम अपना काम कर सकते हो। वियान सर झटक कर फाइल लेकर वापस से बैठ गया, लेकिन दिमाग में उसके अभी कुछ और ही चल रहा था। रात को डाइनिंग टेबल पर शिवराज बोले, वियान विद्युत कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया क्या? इस समय कुछ ज़्यादा काम करने लगा है, उससे बोलो थोड़ा टाइम घर और फैमिली को भी दे। वियान बोला, वो डैड, बोलकर कियारा को देखा और फिर सामने देखने लगा। शिवराज खाना खाते हुए, समझ सकता हूँ मैं, फिर भी अगर हॉस्पिटल में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, बोलकर कुछ देर तक रुकते हुए बोले, तो फिर एक्स्ट्रा स्टाफ बढ़ा लो, इतनी देर तक काम करना और वो भी इस तरह से क्या ज़रूरत है? वियान बोला, डैड वो मैं सोच रहा था विद्युत और तारा की एंगेजमेंट। शिवराज के हाथ रुक गए और फिर सर ऊपर करते हुए बोले, क्या सोचा है तुमने, कौन सा डेट फाइनल करना है? वियान बोला, जो आप बोले वो डेट फाइनल कर देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप एक बार अमर अंकल से बात कर लीजिएगा। शिवराज बोले, मैं बात कर लूँगा अमर से, और अब तुम बड़े हो गए हो वियान, इसलिए मैं चाहता हूँ अपने भाई बहनों का फैसला तुम खुद लो। वियान बोला, लेकिन डैड,
दादाजी बोले, शिव सही बोल रहा है वियान, और हम सबको भरोसा है तुम पर। तुम जो भी फैसला लोगे उनके और इस घर के लिए वही बेहतर होगा। तुम इस घर और पूरी फैमिली को संभाल सकते हो, हर सिचुएशन को संभाल सकते हो। वियान ने सबको देखा, जो सब लोग उसे ही देख रहे थे। सबके आंखों में उसके लिए वही भरोसा था जो शिवराज की आंखों में था। शिवराज उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, मुझे भरोसा है मेरा बेटा सब कुछ संभाल सकता है। मुझे अब किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोल पलके झपकाते हुए उसे खाने का इशारा किया। तो वियान अब कुछ नहीं बोला। उसे कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोले। कभी कभी खुशी और गम में सिचुएशन सेम हो जाती है। इंसान बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो क्या बोले समझ नहीं आता। शब्द भावनाओं के आगे बौने दिखाई देने लगते हैं। कुछ देर बाद सौरवी शिवराज को देखते हुए, आप? शिवराज बोले, आप जो बोल रही हैं मैं समझ रहा हूँ, और मुझसे ज़्यादा आपको भरोसा है, और आपके भरोसे पर मुझे भरोसा है। एक माँ का भरोसा कभी भी किसी सिचुएशन में गलत नहीं हो सकता। एक बाप भले ही कुछ देर के लिए नाराज़ हो जाए, गुस्सा हो जाए, लेकिन एक माँ वो अपने बच्चों के हर सिचुएशन को अपने हिसाब से संभाल सकती है। वैसे ही वियान संभाल लेगा जैसे आज तक संभाला है। आगे भी मैं चाहता हूँ वो सब कुछ संभाले। विद्युत और वेत्री को उनके भविष्य के सारे निर्णय मेरी जगह वो ले। सौरवी उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए, मुझे आज समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूँ, फिर भी बस इतना कहूँगी, भगवान हर बेटे को आपके जैसा पिता दे जो उनके ऊपर उतना ही भरोसा करे। शिवराज उन्हें देखते हुए, और पति तो बोला ही नहीं आपने, इसका क्या मतलब है? सौरवी उनके सीने से लगते हुए, वो तो पहले ही मांग लिया मैंने भगवान से कि हर जन्म में मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं। शिवराज बोले, वियान रूम में कब से इधर से उधर चक्कर काट रहा था। कियारा बैठकर उसे देखे जा रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। 10 मिनट बाद कियारा बोली, अब क्या बोलना है? वियान ने एक नज़र उसे देखा और आकर उसके सामने बैठते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन फिर शांत हो गया। कियारा उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, और पापा, दादू या फिर कोई भी गलत नहीं है। तुम हर उस सिचुएशन को संभाल सकते हो, तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। वियान उसे देखते हुए, यू ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ कर लूँगा। कियारा बोली, खुद से ज़्यादा तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। तुम एक बेस्ट बेटे, भाई और पति के साथ साथ एक डैड भी बनोगे। वियान ने उसके पेट पर हल्का सा हाथ रखा और फिर कियारा के गोद में सर रखते हुए आंखें बंद कर लिया। विद्युत खाना खा रहा था और बीच बीच में तारा को परेशान कर रहा था। अमर बोले, मेरा तो हो गया, मुझे लग रहा है आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया, अब मैं आराम करूँगा। गुड नाइट बेटा, बोलते हुए अपने रूम में चले गए। विद्युत बोला, गुड नाइट अंकल, आप आराम से सो जाओ, बाकी यहाँ का सब कुछ मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। तारा उसके पैर पर मारकर उठते हुए, बिल्कुल, रात भर आराम से बर्तन धोते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड नाइट, बोल बिना विद्युत को कोई मौका दिए अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। विद्युत अब एक नज़र सामने तारा के रूम को देख रहा था, तो फिर टेबल पर पड़े बर्तन और किचन की हालत को, जो ये बताने के लिए काफ़ी थे कि उसकी और यहाँ के बर्तनों की हालत सेम है। उसे तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि ये सब कैसे करते हैं। कुछ देर बाद तारा बाहर आई, लेकिन विद्युत हाल में कहीं नहीं था। इसका क्या मतलब? फिर किचन से आ रही आवाज़ सुनकर जल्दी से किचन में आई, जहां विद्युत पूरे किचन में बर्तन फैलाकर उसे घूर रहा था, क्योंकि वो एक पकड़ रहा था तो दूसरा छूट रहा था, और फिर दूसरे के चक्कर में तीसरा, चौथा, ऐसे ही करते हुए पूरा किचन अब कबाड़ बन चुका था। तारा दरवाजे से उसे घूरते हुए, हो गया तुम्हारा? विद्युत बोला, तुम जाओ, मैं कर लूँगा, अगर मेरी यही सज़ा है तो मंजूर है मुझे। तारा बोली, बाहर निकलो। विद्युत बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, आई हैंडल इट। तारा आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए, विद्युत बाहर निकलो, नहीं होगा तुमसे। फिर खुद से बड़बड़ाई, जो करना है वो तो होता ही नहीं है, बड़े आए किचन मैनेज करने। विद्युत बोला, गाली दे रही हो? तारा उसे घूरते हुए, बाहर निकलो। विद्युत बोला, नहीं। तारा बोली, विद्युत इरिटेट मत करो और बाहर निकलो। विद्युत बोला, एक शर्त पर। तारा बिना कुछ बोले अभी भी बस उसे घूरे जा रही थी। विद्युत बोला, माफ़ कर दिया। तारा बोली, बाहर निकलो। विद्युत बोला, सच में माफ़ कर दिया? तारा उसे घूरते हुए, अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूँ? विद्युत ने जल्दी से पैर आगे बढ़ाया और तारा ने जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रख लिया, क्योंकि 2 सेकंड में क्या होने वाला था उसे अंदाज़ा हो चुका था।
विद्युत के गिरने की आवाज़ से जल्दी से उसने हाथ हटाया और सामने देखा, जहां विद्युत के पैर प्लेट पर पड़ने से वो नीचे गिर चुका था। कमर पर अच्छी खासी चोट लगी थी। चेहरे पर दर्द साफ साफ दिख रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि तारा को सब कुछ नॉर्मल दिखा सके। तारा जल्दी से उसके पास आते हुए, तुम ठीक हो? आराम से, बोला था ना सच में तुम? विद्युत उसे देखते हुए, आई लव यू। तारा बोली, सच में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, उठो यहाँ से। विद्युत उसे अपने ऊपर खींचते हुए, बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम मेरा साथ दो तो। तारा बोली, विद्युत। विद्युत बोला, मिस तारा, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तारा बोली, ये धमकी है? विद्युत उसकी आंखों में देखते हुए, प्यार है? तारा उठते हुए, उठो। विद्युत बोला, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तारा बोली, पता है तुम्हें छोटी मोटी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उठो। बोल उसका हाथ हटाकर उठने लगी। विद्युत वापस से उसे अपने ऊपर खींचते हुए, जितना तुम भाई को समझती हो वो उतने भी स्ट्रिक्ट नहीं हैं। एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद देखना, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। आई प्रॉमिस, तुम्हें भाई से या फिर किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तारा बोली, विद्युत बोला, मतलब तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो? तारा उठते हुए, तुम्हारी वजह से नहीं, वो तो भाई ने बोला मैं तुमसे शादी कर लूँ, बाद में वो सब संभाल लेंगे अगर तुमने कोई बदतमीजी किया तो। विद्युत जल्दी से उठते हुए, मतलब मैं कुछ समझा नहीं भाई, तो बोलकर तारा की तरफ देखा। तारा सारे बर्तन समेटते हुए, उन्होंने बोला तुम्हारे जैसे इंसान के बातों को मुझे 1% भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज तक तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता, और जो लेता है उसके साथ यही होता है, खामखा गलतफहमी का शिकार हो जाता है। विद्युत बोला, मतलब भाई यहाँ आए थे? तारा ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना काम करने लगी। विद्युत सर पर हाथ फेरते हुए खुद से बोला, भाई आप सच में कितने नौटंकीबाज हो। मुझे इतना भड़काने के बाद आप यहाँ आ गए, वो भी बिना मुझे बताए। मतलब ये सब कुछ किया धरा आपका है, और मैं तब से परेशान हूँ। सच में आप? तारा बोली, वो तो मैंने सोचा वो इतना बोल रहे हैं तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकती हूँ, इसलिए मौका दे रही हूँ, वरना तो। विद्युत उसे पीछे से पकड़ते हुए, अच्छा तो ये बात थी, और मैं तब से परेशान हो रहा हूँ, मतलब तुमने ये सब कुछ जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया है ना? तारा उसे दूर करते हुए, विद्युत क्या कर रहे हो? विद्युत बोला, शादी से पहले हनीमून की तैयारी मिस तारा। तारा बोली, विद्युत बोला, कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। बोल उसके सामने किचन स्लैब पर बैठते हुए बोला, और क्या क्या बोला भाई ने? तारा किचन साफ करते हुए बोली, बोला तो बहुत कुछ, लेकिन मैं बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। विद्युत बोला, ठीक है मत बताओ, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद बताऊँगा। तारा बोली, घर जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। विद्युत उबासी लेते हुए, नहीं अब सुबह जाऊँगा। तारा बोली, विद्युत अच्छा नहीं लगेगा, जाओ प्लीज़। विद्युत बोला, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तारा बोली, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, सुबह पापा को पता चलेगा तुम रात भर यहीं थे, वो बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन। विद्युत बोला, कुछ देर बाद चला जाऊंगा, तुम्हें मेरी वजह से कभी भी किसी के सामने सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तारा बोली, नहीं वो मैं। विद्युत उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए, ट्रस्ट मी तारा, आई रियली लव यू, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, या फिर कुछ वक्त का नहीं, जानता हूँ इंसान हूँ, गलतियाँ होंगी, सबसे थोड़ी कम, मुझसे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई होप तुम्हें कभी भी आगे डिसअपॉइंट ना करूँ। तारा उसे देख रही थी। विद्युत बोला, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है? तारा उसके गले लगते हुए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम दोबारा मुझे कभी भी ऐसे हर्ट मत करना, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। विद्युत बोला, मैं कोशिश करूँगा, कभी नहीं। वियान गहरी नींद में सो चुका था और कियारा उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके चेहरे को देख रही थी। कभी कभी आप कुछ और सोचते हो और भगवान आपके लिए कुछ और ही सोच कर रखता है, और जो वो सोच कर रखता है हमेशा वही परफेक्ट होता है। इंसान कितना भी भागना चाहे, वो चाहकर भी उस रिश्ते से नहीं भाग सकता जिसके साथ जुड़ना ऊपर वाले ने पहले से ही तय कर लिया है। जैसे उसका और बियान का रिश्ता, वो इतना कुछ करके भी ना उससे भाग पाई और ना इस रिश्ते से। दोनों से इस कदर जुड़ गई कि अब वो उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। सुबह की शुरुआत उससे होती है तो शाम का ढलना और आंखें बंद होने तक वो उसे सामने चाहती है। वो कब कैसे उसकी आदत बन गया उसे खुद को भी पता नहीं चला।
सोचते हुए हल्का सा झुककर उसके सर पर होठ रखते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर वियान राजवंश। कभी सोचा नहीं था इतना एटीट्यूड और अकड़ू इंसान इस कदर झुक जाएगा कि मैं खुद भी उसके सामने खुद को हारा हुआ महसूस करूंगी। लेकिन अब मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यू आर परफेक्ट, जो हर सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करने की कला जानता है। आई रियली लव यू सो मच। 3 महीने बाद वियान ने पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मचा रखा था। मतलब उसका बस चलता तो आज सारे डॉक्टरों को कियारा के पीछे लगा देता। फिर भी उसे चैन नहीं था। हर कोई उसे समझा समझा कर आज जैसे थक चुका था, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। 2-2 मिनट पर डॉक्टर भी उसे बता बता कर थक चुके थे। शिवराज बोले, वियान मैं भी बाप बना था, शांत हो जाओ, डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं ना, क्यों हॉस्पिटल सर पर उठाकर रखे हुए हो। वियान बोला, डैड आप देख रहे हो ना। शिवराज बोले, शांत हो जाओ, सब ठीक है, डॉक्टर है ना, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बीवी भी डॉक्टर है। मेरे बारे में सोचो। बोल सौरवी को देखे जो पूनम जी के पास बैठी किसी सोच में गुम थी। उनके चेहरे पर भी परेशानी साफ साफ दिख रही थी। शिवराज को अपने दिन याद आ गए जब विद्युत होने वाला था और वो एक तरफ वियान को संभाल रहे थे तो दूसरी तरफ सौरवी के लिए परेशान थे। उस समय के हालात में और आज के हालात में कितना डिफरेंस है। आजकल के बच्चे अपना प्यार अपना परवाह सब कुछ खुलकर दिखा सकते हैं, लेकिन उस समय इंसान इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। बड़ों के सामने उनके मुंह क्या सर तक ऊपर नहीं होते थे, लेकिन आज वो खुश थे कि उनके बच्चे अपनी फीलिंग उनसे शेयर कर रहे हैं, एक पिता नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। वियान ने उन्हें किसी गहरी सोच में डूबे देखा तो उठते हुए बोला, डैड प्लीज़ आप नहीं समझोगे। बोलते हुए आगे चला गया जहां डॉक्टर आपस में कुछ बात कर रहे थे। वियान बोला, व्हाट हैपेंड डॉक्टर, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं। मेरी बीबी अंदर है और आपको इसलिए बुलाया है मैंने। डॉक्टर बोली, देखिए सर अभी दूसरी डॉक्टर लगी हुई हैं, सब ठीक है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं होगा। वियान उन्हें घूरते हुए, ठीक है सच में आपको लग रहा है ठीक है, 4 घंटे हो चुके हैं और आप अभी भी बोल रही हैं सब ठीक हो जाएगा। आपको आइडिया भी है पिछले 4 घंटे से मेरी हालत क्या है। अगर मेरी बीबी को कुछ हुआ ना तो आप। केतन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, वियान शांत हो जाओ, और वो अपना काम कर रही हैं, उन्हें उनके हिसाब से हैंडल करने दो, कियारा को कुछ नहीं होगा। वियान ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ बोले आकर खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। 4 घंटे हो गए और एक तो कियारा की हालत देख उसका अंदर जाने का हिम्मत नहीं हुआ और अब बाकी सब लोग भी उसे ही समझाने में लगे हुए हैं, कोई उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता है। कुछ देर बाद विद्युत बोला, भाई पानी। वियान बोला, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विद्युत बोला, भाई आप प्लीज़ शांत हो जाओ, डॉक्टर से बात हुई है, सब ठीक है। और वियान बोला, जाओ, बोला ना एक बार, बोलने पर समझ नहीं आता, छोड़ दो मुझे अकेला और किसी का सजेशन नहीं चाहिए मुझे, जस्ट लीव मी अलोन। विद्युत ने उसे गुस्से में देखा तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया, और कर भी क्या सकता था क्योंकि वियान के गुस्से को संभालना विद्युत का किसी के बस का नहीं था। बाकी सब लोग भी हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुए थे। सबके चेहरे पर वक्त के साथ साथ परेशानी साफ दिख रही थी। काफ़ी टाइम हो चुके थे और अभी भी डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। केतन कब से इधर से उधर घूम रहा था। सोनाक्षी बोली, केतन रिलैक्स, सब ठीक है, तुम ऐसे परेशान रहोगे तो वियान के बारे में सोचो। केतन बैठते हुए, जानता हूँ, लेकिन सोनाक्षी बोली, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। सब लोग अब बस किसी तरह सब कुछ ठीक सुनना चाहते थे। तारा बोली, विद्युत सब ठीक तो होगा ना। विद्युत बोला, आई होप सब जल्दी ठीक हो जाए और तुम चाची बन जाओ। तारा बोली, आई एम सो एक्साइटेड। बोल उसका हाथ पकड़कर सामने दरवाजे को देखने लगी। 10 मिनट बाद वियान बोला, मुझे अंदर जाना है। नर्स बोली, सर आप इस समय अंदर नहीं जा सकते, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। वियान बोला, क्यों नहीं जा सकता अंदर। अंदर मेरी वाइफ है और वो किस हाल में है मुझे देखना है और इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। नर्स बोली, सर प्लीज़। शिवराज जल्दी से उसके पास आते हुए, वियान बोला, डैड आप बोलो ना, कब से इंतज़ार करते करते थक गया मैं। अब तो कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। कियारा ठीक तो है ना, मुझे अंदर जाना है डैड। शिवराज बोले, वियान शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। वियान बोला, डैड प्लीज़ आप प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, अब और इंतज़ार नहीं कर सकता मैं।
आपने देखा कियारा की हालत, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मुझे अंदर जाना है। शिवराज बियान होते हैं, ऐसे सिचुएशन में ऐसे हालत होते हैं बेटा, और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, सब भगवान के हाथ में होता है। वियान अब बिना कुछ बोले बाहर लगे बेंच पर बैठ गया। दिल दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। सब ठीक तो होगा ना? और ठीक है तो अभी तक डॉक्टर ने कुछ बोला क्यों नहीं? आखिर हो क्या रहा है? कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे को देखते हुए वियान कुछ बोलने को हुआ, लेकिन फिर शांत हो गया। आंखों की नमी अब आंसू बनने लगे। डर घबराहट से अब जैसे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। सब ठीक तो है कियारा, या फिर बच्चे की कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? डॉक्टर उसके पास आते हुए, बधाई हो मिस्टर राजवंश, आपको बेटा हुआ है, आप डैड बन गए। वियान अभी भी उन्हें देख रहा था। वो क्या बोल रही हैं उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में बस उसकी इमेजिनेशन चल रही थी। शिवराज ने उसकी हालत देखी तो डॉक्टर को देखते हुए बोले, आप सच बोल रही हैं? डॉक्टर, मैं दादा बन गया। बाकी सब लोग भी आकर डॉक्टर को घेर चुके थे और अब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। डॉक्टर अब सबको देखते हुए, जी कुछ कॉम्प्लिकेशन थे जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई है। बच्चे को कुछ देर में आप लोगों को दे दिया जाएगा। बाकी माँ और बेबी दोनों सही सलामत हैं। शिवराज वियान को गले लगाते हुए, जियो मेरे शेर, तुम डैड बन गए और मैं दादू, और पापा परदादू, सब ठीक है। वियान कुछ नहीं बोला। शिवराज की बातें उसके कान में जाने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। सब लोग उसे बधाई दे रहे थे और वो कियारा के बारे में सोच रहा था। वो ठीक तो होगी ना? 2 मिनट बाद वियान जल्दी से आंखें साफ करते हुए बोला, डॉक्टर, वो मैं कियारा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर एक नज़र सबको देखकर वियान को देखते हुए बोली, जी नहीं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। अब सब लोग डॉक्टर को देखने लगे। ऐसा क्यों बोल रही हैं डॉक्टर कि वियान कियारा से नहीं मिल सकता? अभी तो सब ठीक था। तो फिर? वियान अभी भी उन्हें ही देख रहा था और बाकी सब लोग भी, और जो सवाल वियान के चेहरे पर दिख रहा था वही बाकी सबके चेहरे पर दिख रहा था। डॉक्टर वियान और बाकी सबका सवाल समझते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर राजवंश, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर, कियारा और बच्चा दोनों ठीक है, बस हमने उन्हें अभी डॉक्टर की निगरानी में रखा है और जैसे ही वो होश में आ जाएंगे डॉक्टर चेक कर लेंगे। आप सब लोग बारी बारी से उनसे मिल सकते हैं और बच्चे से भी। वियान बोला, डॉक्टर, आप सच बोल रहे हैं? कियारा और बच्चा दोनों ठीक हैं? डॉक्टर बोली, जी बिल्कुल, दोनों सही सलामत और बिल्कुल सेफ हैं, आप मिल सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद। वियान जेब से चेक निकाल साइन करते हुए बोला, मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू। डॉक्टर उसका चेक पकड़ते हुए बोली, मोस्ट वेलकम, और वहाँ से निकल गई। वियान डॉक्टर के जाने के बाद भी सामने दरवाजे को देख रहा था। उसके चेहरे पर नर्वसनेस और उतावलापन सबको समझ आ रहा था। सौरभी बोली, वियान सब ठीक है? वियान कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी भी वो चाह कर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं सबकी हालत भी सेम थी। डॉक्टर ने बोल तो दिया था सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक खुद से तसल्ली नहीं कर लेते ऐसे कैसे मान ले सब ठीक है? शिवराज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम्हारा घबराना स्वाभाविक है, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने बोला है ना सब ठीक है। वियान जी डैड बोलकर बिना किसी की तरफ देखे बाहर निकल गया, क्योंकि अब और नहीं रुक सकता था वो। 10 मिनट बाद वियान बाहर एक साइड में बेंच पर बैठा था, जहां उसके अलावा कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। सब कुछ अपने कंट्रोल में करने वाला बंदा आज कुछ नहीं कर सकता, बस सामने वाले का सुनने के अलावा। सब कुछ ठीक होने के बाद भी अपनी वाइफ और बच्चे से नहीं मिल सकता, और ना ही खुद को शांत कर पा रहा था। सब कुछ वो जितना नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था उतना ही एब नॉर्मल हो रहा था। अनिल उसके बगल में बैठते हुए बोले, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम्हें ऐसे भी कभी देखूंगा। वियान ने उनकी तरफ देखा। अनिल सामने देखते हुए, मुझे मेरी बेटी के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे पलकों पर ना सही उसका हर कदम पर साथ दे। और जब तुमने कियारा से शादी किया उस समय मेरी सारी उम्मीदें जैसे ख़त्म हो गई। ऐसे लगा जैसे मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ, उसे ऐसे कुएं में धकेल चुका हूँ जहाँ से उसका कोई भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे उम्मीद से ज़्यादा भगवान ने दिया है। जिस लड़की को इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला इंसान मिले, उसके बाप को अपनी बेटी के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
फिर कुछ देर उसे देखते हुए बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू। आज मैं सर उठाकर कह सकता हूँ कि वियान राजवंश से बेस्ट दामाद मुझे मिल ही नहीं सकता। वियान अभी भी उन्हें देख रहा था, जिनकी आंखों में नमी के साथ साथ संतुष्टि दिखाई दे रही थी। सामने से आवाज़ आई, भाई आप यहाँ, मैंने पूरा हॉस्पिटल आपको ढूंढ लिया। वियान ने सामने देखा जहाँ विद्युत खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीना और हालत देख वियान उठते हुए बोला, तुम, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कियारा बोल बिना उसकी बात सुने जल्दी से अंदर चला गया। अनिल अभी भी विद्युत को देख रहे थे, जो घुटने पर हाथ रखकर सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कब से भाग कर आया हो। अनिल बोले, विद्युत। विद्युत उनके पास बैठते हुए, वो अंदर, डॉक्टर ने भाई को मिलने के लिए बोला था, पूरा हॉस्पिटल ढूंढ लिया, लेकिन। अनिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, सब ठीक है ना? विद्युत बोला, भाभी ठीक है। अनिल सांस बाहर छोड़ ऊपर देखते हुए बोले, थैंक यू महादेव। वियान अंदर आया जहां सब लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। नर्स उसे देखते हुए, सर अब आप मिल सकते हैं मैम से, बोलकर वहां से चली गई। वियान ने सबको देखा तो सबने उसे पलके झपकाकर अंदर जाने का इशारा किया। वियान अभी तक परेशान था और अब अंदर जाने के लिए उसके पैर ही नहीं उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 4 कदम की दूरी कितनी लंबी हो गई है। अजीब परिस्थिति होती है ये, कभी कभी खुशी में आंखें नम होती हैं तो कभी कभी दुख में, और कभी तो बिना किसी रीज़न के ये आंखें नम हो जाती हैं। शिवराज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सब ठीक है वियान, जाओ अंदर। कियारा बिल्कुल ठीक है बेटा, और हमारा छोटा शेर भी। वियान ने उनकी तरफ देखा। शिवराज बोले, जाओ पहले तुम मिल लो, उसके बाद हम सब भी मिल लेंगे। वियान अब बिना कुछ बोले अंदर आ गया, जहाँ कियारा के एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। चेहरे पर आज वो रौनक नहीं थी जो हमेशा से होती थी। वियान आकर उसके पास बैठ गया और उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए होठों से लगा लिया, और जैसे ही आंखें बंद किया, ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू कियारा के हाथ पर बढ़े और उसने आंखें खोल दिया। कियारा सामने वियान को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने बताया सबको परेशान कर दिया मिस्टर राजवंश। वियान उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए, आई एम सॉरी, हम आगे बेबी के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे, तुम्हें पता भी है मेरी क्या हालत थी, ऐसा कौन करता है यार। कियारा बोली, वियान सब ठीक है। वियान बोला, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। कियारा बोली, वियान उससे दूर होते हुए, तुम ठीक हो? कियारा बोली, वियान बोला, डॉक्टर को बुलाऊं? कियारा बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। वियान बोला, लेकिन। कियारा उसका हाथ पकड़ते हुए, सब ठीक है वियान। वियान वापस से उसका हाथ चूमते हुए, आई एम सॉरी। कियारा कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद कियारा अगल बगल देखते हुए, हमारा बेबी कहाँ है? वियान कुछ नहीं बोला। कियारा बोली, क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हमारा बेबी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुम? वियान बोला, मुझे नहीं पता। कियारा गुस्से से बोली, वियान। वियान जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, आई एम सॉरी, प्लीज़ शांत हो जाओ, वो ठीक है, नर्स अभी लाती होगी, प्लीज़ शांत हो जाओ। नर्स अंदर आते हुए, मैम आपका बेटा, बोलते हुए कियारा के बगल में बच्चों को देते हुए एक नज़र वियान को देखकर बाहर चली गई। कियारा वियान की शक्ल देख रही थी, मतलब इसलिए वो इतना परेशान है। अभी तक बेटी चाहिए थी और भगवान ने बेटा दे दिया। पहली बार ऐसा हुआ जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। कियारा उसे देखते हुए, वियान देखो, इसकी आंखें सेम टू सेम है तुम्हारी तरह। वियान बोला, मुझे नहीं देखना, हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने? कियारा बोली, लेकिन हुआ क्या है? वियान बोला, जैसे तुम्हें नहीं पता। कियारा बोली, मुझे क्या नहीं पता? वियान बोला, कियारा। कियारा वियान को देखते हुए, देखो तुम्हें ही देख रहा है। वियान बोला, मुझे बेटी चाहिए थी। कियारा बोली, तो? वियान बोला, कियारा। कियारा बोली, हम दूसरा बेबी प्लान कर लेंगे। वियान बोला, सोचना भी मत। कियारा हंसते हुए, तो फिर देखो इसकी तरफ। वियान ने अब बच्चे की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था, और ना चाहते हुए भी उसके हाथ बढ़ गए। फिर कियारा को देखते हुए बोला, क्या मैं इसे? कियारा बोली, बिल्कुल तुम्हारा बेटा है, हमारा बेटा है, तुम्हें इसे लेने के लिए किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। वियान आंखों में आंसू लिए उसका सर चूमते हुए बोला, हम दोनों का है, हमारे प्यार की निशानी। बोलते हुए उसे सीने से लगाकर आंखें बंद कर लिया। ऐसे लगा जैसे अभी तक का सारा दर्द कुछ सेकंड में ही जैसे खत्म हो गया हो।
कियारा दोनों को देख ऊपर देखते हुए बोली, थैंक यू महादेव। कुछ देर बाद अब सब लोग कियारा को घेर कर खड़े थे और वियान को ना चाहते हुए भी बाहर डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि बाकी सब ने डॉक्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया था। विद्युत बच्चे को गोद में लेते हुए, इसका नाम क्या होगा? तारा उसके हाथ के नीचे अपना हाथ रखते हुए, मैं रखूंगी ना क्यूट सा नाम, हमारी क्यूट बेबी राजवंश का। विद्युत बोला, सोचना भी मत, मैं रखूंगा। राजवंश खानदान का चश्मो चिराग है, नाम तो मैं ही रखूंगा। चाचू रखेंगे बेटू का नाम, है ना? बोल उसके साथ खेलने लगा। तारा उसे घूरते हुए, मैं रखूंगी बोला ना, चाची का पहला और आखिरी फर्ज होता है, तो तुम प्लीज़ साइड रहो। विद्युत बोला, अच्छा चाची। फिर अगल बगल देखते हुए बोला, शादी की डेट तुम्हारी वजह से पोस्टपोन्ड हुआ है, इसलिए भूल जाओ, मैं तुम्हें रखने दूंगा। तारा बोली, वो तो मैं। केतन बच्चे को विद्युत के हाथ से लेते हुए, कोई भी रख लेना यार, लेकिन पहले हमें भी तो मिलने दो मिस्टर छोटे राजवंश से। इतना परेशान किया है आने से पहले, हम सब की बैंड बजाई है, तो थोड़ा हम भी मिल लें इनसे, थोड़ा जान पहचान कर लें। आखिर मामू हैं भाई, इतना तो बनता है। विद्युत बोला, ये तो है। फिर केतन को देखते हुए बोला, लेकिन भाई अब आपको डबल सावधान रहने की ज़रूरत है, सच बोल रहा हूँ। क्योंकि सोच लो, जो आने से पहले सबको इतना परेशान कर सकता है, वो आने के बाद क्या करेगा? केतन ने विद्युत को देखते देखा और फिर सर हाँ में हिलाकर बच्चे के साथ खेलने लगा। 2 मिनट बाद केतन उसे देखते हुए बोला, मतलब मैं ही मिला था तुम्हें? तुम दोनों बाप बेटे की सारी दुश्मनी मेरे से ही है? विद्युत बोला, मैंने तो पहले ही बोला था, लेकिन आपको ही लगा छोटे राजवंश शरीफ हैं। अरे वियान राजवंश का खून है, ऐसे कैसे शरीफ हो सकता है? पूनम जी केतन के हाथ से बच्चे को लेते हुए बोली, बच्चे के मामा को गीला करना शुभ होता है? केतन खुद को देख कियारा को देखते हुए बोला, शुरू हो गया, एक वियान राजवंश काफ़ी नहीं था। अब सब केतन को देखने लगे, जिसका पूरा शर्ट गीला हो चुका था। कियारा बोली, सॉरी भाई। केतन उसके सर पर हाथ रखते हुए, कोई नहीं, एक बार बड़ा हो जाने दो, उसके बाद दोनों बाप बेटे को देख लूँगा। कियारा बोली, बिल्कुल। कुछ देर बाद सब लोग मिलकर घर वापस चले गए। हॉस्पिटल में बस वियान रुका, बाकी सबको ज़बरदस्ती घर भेज दिया। 1 हफ्ते बाद कियारा हॉस्पिटल से घर आई तो घर के बाहर अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। गेट से लेकर दरवाजे तक उसके वेलकम के लिए फूलों का रास्ता बनाया हुआ था। विहान गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। दूसरी तरफ से तारा ने बच्चे को लाकर कियारा की गोद में दे दिया और विद्युत के साथ एक साइड हो गई। कियारा ने सामने देखा, जहां दरवाजे पर दोनों की पूरी फैमिली, दोस्त सभी खड़े थे और सबके साथ साथ मयंक और नंदिनी भी दोनों का वेलकम करने के लिए खड़े थे। वियान कियारा को देखते हुए बोला, अब चलें? कियारा ने एक नज़र उसे देखा और उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोली, थैंक यू मयंक को एक और चांस देने के लिए। वियान बोला, चलो, और उसके साथ आगे बढ़ गया। 2 मिनट बाद सौरवी ने तीनों का वेलकम किया और अंदर लाई। हर किसी को बच्चे से मिलना था और जो एक बार ले रहा था वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद मयंक ने कियारा को अकेले देखा तो उसके पास आते हुए बोला, कियारा। कियारा बोली, मयंक बोला, वो मुझे सॉरी बोलना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे बोलूं। रेहाना दोनों के पास आते हुए, अरे भाई मुँह से ही बोल दो, हमारी डॉक्टर साहिबा के पास बड़ा सा दिल है, आपको माफ़ कर देंगी, लेकिन आगे से ध्यान देना, एक बार दिल बड़ा हो सकता है, बार बार नहीं। बोल वियान की तरफ इशारा किया, जो बातें तो अनिल से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान कियारा पर ही था। कियारा ने वियान को देखा तो खुद से बोली, कुछ नहीं हो सकता मिस्टर वियान राजवंश, आप कुछ चीज़ों में कभी नहीं बदल सकते। मयंक रेहाना को देख कियारा को देखते हुए बोला, सॉरी, प्लीज़ हो सके तो माफ़ कर देना। कियारा बोली, मैं तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस तुम नंदिनी के साथ खुश रहना, क्योंकि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, ना कि हम। बोल नंदिनी को देखा और फिर मयंक को देखते हुए बोली, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ वो ना चाहते हुए भी परफेक्ट बन जाता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम मुझे और वियान को देखकर मिल जाएगा। मयंक ने कुछ देर और बात किया और फिर कियारा को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला गया। रेहाना मयंक को जाते हुए देखकर बोली, वैसे सच में वियान को इतना बदलते हुए पहली बार देखा है, ये सब बस तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है।
वियान उसके पास आते हुए, कियारा अब तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे क्या बोल रहा था मयंक? रेहाना बोली, वाह भाई, मैं भी सोच रही थी तुमने इतनी देर सब्र कैसे कर लिया, वो भी दूर से देखकर। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम्हारी बीवी किसी से बात करे और तुम शांत रहो, इम्पॉसिबल। वियान बोला, हाँ तो तुम्हारा पति तुमसे बोर होता होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सभी बोर होते हैं। आई लव माई वाइफ बोल कियारा को अपने पास खींच लिया। रेहाना बोली, वियान कियारा को देखते हुए, जाकर संभालो अपने पति को, कहीं कल किसी और के साथ सेट ना हो जाए। रेहाना उसे घूरते हुए, भगाना है तो साफ साफ बोल दो, इतना 3-5 करने की क्या ज़रूरत है? वियान बोला, तो जाओ ना, यहाँ रुक कर क्या कर रही हो? रेहाना बोली, सच में हद होती है बेशर्मी की, बोल बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल गई। वियान कियारा को देखते हुए, अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? आराम करना था ना? तुम एक डॉक्टर होकर इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? कियारा बोली, ठीक हूँ मैं, वैसे भी 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में बोर हो गई थी, अब और नहीं, थोड़ा सबके साथ वक्त बिताना है। वेत्री बोली, भाई भाभी, इसे मैं अपने पास रख लूँ? कितना क्यूट है और इसे मेरे साथ अच्छा भी लग रहा है। आप दोनों को पता है, जब से बेबी मेरे पास आया है एक बार भी नहीं रोया, इसलिए प्लीज़ भाई, मैं इसका ख्याल रखूँगी। वियान हल्का सा उसका बाल खींचते हुए, सब समझ रहा हूँ मैं, बच्चे के बहाने तुम पढ़ाई से बचना चाहती हो। बेटा तो भूल जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। विद्युत बोला, भाई मैं कब से बोल रहा हूँ मुझे दे दो, लेकिन नहीं, ये वेत्री की बच्ची कब से लेकर घूम रही है। वेत्री बोली, हाँ तो और अगर आपको इतना ही बेबी चाहिए तो शादी कर लो ना, मैंने कौन सा रोका है आपको? बोल बच्चे को कियारा को देते हुए विद्युत को मुँह चिढ़ाकर भाग गई। विद्युत बोला, वित्र की बच्ची, आज तो तू गई, बोल उसके पीछे दौड़ गया। वियान कियारा को सामने देखते हुए, तो क्या सोचा है तुमने? कियारा बोली, वही जो आप सोच रहे हैं मिस्टर राजवंश, तारा विद्युत की शादी अब करवा देनी चाहिए। मुझे भी लग रहा है एक देवरानी की ज़रूरत है और माँ को एक बहू की। आपको क्या लग रहा है? वियान सामने देख रहा था, जहाँ तारा अब उसके घर में काफ़ी अच्छे से घुल मिल गई थी। पिछले दिनों कियारा का भी उसने काफ़ी ध्यान दिया और पूरे घर का भी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत को वो ऐसे संभाल रही थी जैसे इस घर में ना जाने कब से रहते आई हो। अब किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वियान को भी नहीं। सब चीज़ें समय के साथ आगे बढ़ रही थी, अब वो भी आगे बढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे सच में एक बड़े भाई होने का फ़र्ज निभा देना चाहिए। रात को सब लोग खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए जा चुके थे। दादाजी बाहर गार्डन में बैठे आसमान को देख रहे थे। कभी सोचा नहीं था घर में इतनी खुशियाँ आएंगी कि पीछे का सारा गम भूल जाएगा इंसान। शिवराज उनके बगल में बैठते हुए बोले, पापा यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी तक सोए क्यों नहीं? दादाजी बिना उन्हें देखे, सोए तो तुम भी नहीं शिवराज बोले, आज बहुत खुश हूँ, शायद इसलिए नींद नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ एक खूबसूरत सा सपना लग रहा है। अब दादा बन चुका हूँ मैं, यकीन ही नहीं हो रहा है। दादाजी उन्हें देख हंसते हुए बोले, सही बोल रहे हो, कभी सोचा नहीं था वियान की सच्चाई जानकर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज फक्र से मैं कह सकता हूँ तुमने और बहू ने उसकी मुझसे ज़्यादा अच्छे से परवरिश किया था। शिवराज उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोले, वो सिर्फ शिवराज राजवंश का बेटा ही नहीं, गुरूर है मेरा, और आपकी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं हुई। जो हुआ उसे भूल जाइए, सोच लीजिए वो एक बुरा सा ख्वाब था और कुछ भी नहीं। अब आप परदादा बन चुके हैं। दादाजी बोले, शायद, क्योंकि कुछ चीज़ें याद करने पर सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ देती है, इसलिए उन्हें भूल जाना चाहिए। शिवराज बोले, इसी बात पर आज एक एक पैक हो जाए। दादाजी अगल बगल देखते हुए, सोचना भी मत, मुझे अभी बहुत लंबा जीना है, अपने परपोते के साथ खेलना है और उसे बड़े होते हुए देखना है। शिवराज बोले, पापा एक पैक से कुछ नहीं होगा। दादाजी बोले, तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ, मुझे तो सच में नींद आ रही है, गुड नाइट बोलकर वहाँ से चले गए। शिवराज उन्हें जाते हुए देख रहे थे। पीछे से विद्युत की आवाज़ आई, दादू कुछ नहीं मिला, बस काजू था तो वही लेते आया। बोलते बोलते रुक गया क्योंकि वहाँ दादाजी के जगह शिवराज बैठे थे। शिवराज उसे देख रहे थे। विद्युत बोला, डैड आप यहाँ? वो मैं। शिवराज बोले, क्या चल रहा है? विद्युत काजू पीछे छुपाए हुए, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। शिवराज उठते हुए, तुम पापा को यहाँ ड्रिंक करवा रहे हो? विद्युत बोला, नहीं, मैं कहाँ, वो तो दादू ही यहाँ बैठकर पी रहे थे तो मैंने बोला कुछ खाने के लिए लाता हूँ, तो बस वही लेने गया था। लेकिन शिवराज बोले, पापा और ड्रिंक?
विद्युत ने सर हाँ में हिला दिया। शिवराज खुद से बड़बड़ाते हुए बोले, इसलिए इतनी स्पीड में नींद आ रही थी कि मुझे ही बेवकूफ़ बनाकर निकल गए। विद्युत बोला, गुड नाइट डैड। शिवराज बोले, एक सेकेंड, ये काजू दो और जाओ। विद्युत बोला, आप? शिवराज उसके हाथ से काजू लेते हुए, किसी को बताना मत, अब जाओ। विद्युत सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चला गया। 10 मिनट बाद सौरभी हाथ बांधे गुस्से में बोली, सच में आपको थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं? छोटे बच्चे हैं घर में और आप यहाँ ड्रिंक कर रहे हैं। शिवराज बोले, यार बस एक। सौरभी उनके सामने से ग्लास और बॉटल हटाते हुए, कोई एक नहीं, चलिए। शिवराज खुद से बोले, मेरा बेटा होकर मुझसे होशियारी, चलो कोई नहीं, देख लूँगा, बोल उनके साथ अंदर चले गए। वियान बाहर बालकनी में बैठा सामने देख रहा था कितना कुछ बदला है और अभी कितना कुछ बदलना बाकी है। इंसान की शुरुआत कहाँ से होती है और अंत कहाँ होता है, उसे खुद भी कहाँ पता होता है। मोहब्बत निभाते निभाते कब वो इतना बदल गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। शायद इसे ही ज़िंदगी कहते हैं, जब हम अपना सब कुछ छोड़ किसी और के लिए जीने लग जाते हैं और ये बात हमें खुद भी पता नहीं चलती है। कियारा बच्चे को सुलाकर उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? वियान कुछ नहीं बोल उसे बैठने का इशारा किया। कियारा उसके पास बैठ उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, थैंक यू। वियान बोला, क्यों? कियारा ने एक नज़र उसे देखा और आंखें बंद करते हुए, कभी कभी समझ नहीं आता क्यों, बस मन किया इसलिए बोल दिया। वियान बोल कर और उसे अपने पास खींचते हुए आंखें बंद कर लिया। सुबह पूरा डाइनिंग टेबल भरा हुआ था। शिवराज कभी दादाजी को देख रहे थे तो कभी विद्युत को, और वो दोनों लोग उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। वियान बोला, डैड मैंने एक फ़ैसला किया है, बोल सबको देखा जिसमें तारा भी शामिल थी। वियान बोला, क्यों ना हम विद्युत की शादी? शिवराज बोले, मैं भी वही सोच रहा था, 1 साल के लिए टाल देते हैं क्योंकि विद्युत यही चाहता है। रात को उसने बोला उसे अभी कुछ और वक्त चाहिए। विद्युत खांसने लगा और बाकी सब लोग अब विद्युत को देखने लगे। शिवराज ने एक नज़र दादाजी और फिर विद्युत को देखा। उनके चेहरे पर स्माइल देख विद्युत और दादाजी दोनों लोग समझ गए, ये पक्का रात का बदला है। विद्युत अब दादाजी को घूर कर उठते हुए बोला, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बोल बिना किसी की आगे कोई बात सुने अपने रूम में चला गया। वियान बोला, लेकिन डैड। शिवराज बोले, कुछ बोलना है तुम्हें? वियान बोला, वो मैं मतलब सब कुछ तो ठीक है, तो फिर ये सब क्या है? दादाजी बोले, शिव ये क्या है? शिवराज खुद से बोले, ये तो आप दोनों को प्लान करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, जो आप नहीं सोच सकते वो शिवराज राजवंश सोच सकता है। दादाजी बोले, शिवराज अब कुछ नहीं हो सकता, एक बार मैंने फैसला ले लिया मतलब ले लिया। वियान और बाकी सब लोग कन्फ्यूज्ड थे, आखिर हो क्या रहा है। शिवराज तारा के सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुम्हें कोई ऐतराज़ है? तारा ने सरनामे हिला दिया। शिवराज बोले, तो फिर मैंने डिसाइड किया है, नेक्स्ट वीक तुम दोनों की शादी पक्की, लेकिन वादा करो तुम उस गधे के बच्चे को बिल्कुल नहीं बताओगी। तारा और बाकी सब लोग अभी भी शिवराज को देख रहे थे। वियान बोला, डैड आखिर हो क्या रहा है? शिवराज, कुछ नहीं। वियान बोला, डैड प्लीज़ क्लियर कीजिए। शिवराज सबको देखते हुए, मैंने ये फैसला लिया है कि नेक्स्ट वीक विद्युत और तारा की शादी होगी, जिसकी तैयारी अब आप सबको करनी है, स्पेशली कियारा और वियान को। वियान ने कियारा को देखा और फिर शिवराज को देखते हुए बोला, लेकिन डैड अभी तो आपने बोला। शिवराज बोले, मजाक मजाक कर रहा था। दादाजी बोले, शिव तुमने खुद को गधा बोला, ये भी मजाक था, है ना? अब सबको याद आया तो सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ देर बाद तारा बोली, विद्युत बोला, छोड़ो यार, जाओ तुम, मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी, ये भी कोई बात हुई, पहले तुम और अब डैड। तारा बोली, विद्युत बात तो सुनो। विद्युत बोला ना एक बार, नहीं सुनना तो नहीं सुनना, बोल जाने लगा कि पीछे से तारा की आवाज़ आई, नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, अभी भी नहीं सुनना है तो ठीक है, मैं बोल दूंगी भाई से, तुम्हें सच में इंटरेस्ट नहीं है। विद्युत बोला, मुझे पता था डैड। बोलते बोलते रुक गया, फिर पलटते हुए बोला, क्या क्या बोला तुमने? तारा उसके पास आकर उसका टाई सही करते हुए बोली, डैड ने मना किया था तुम्हें बताने के लिए, फिर भी बता दे रही हूँ, नेक्स्ट वीक हमारी शादी है। विद्युत बोला, तुम सच बोल रही हो? तारा ने सर हाँ में हिला दिया। विद्युत जल्दी से उठाकर गोल गोल घुमाते हुए, ओहो, लव यू लव यू लव यू सो मच। कियारा रूम में टहलते हुए बोली, कैसे होगा इतना जल्दी सब कुछ?
वियान जल्दी से उसका कंधा पकड़कर बैठाते हुए, ये क्या है यार, मना किया था फिर भी तुम। कियारा बोली, लेकिन इतना सब कुछ। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए, मिसेज राजवंश, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, बोल उसका सर चूमते हुए बोला। तुम बस अपना और हमारे छोटे नवाब साहब का ख्याल रखो और कुछ नहीं, समझी। कियारा अभी भी उसे देख रही थी। वियान बोला, बीबी तुम मुझे सुबह सुबह भागने पर मजबूर कर रही हो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। कियारा बोली, आई लव यू। वियान बोला, लव यू टू। बोल जैसे ही आगे बढ़ा, बाहर से आवाज़ आई, भाभी। वियान उठते हुए, आ गई बच्चे की बुआ, इसे भी चैन नहीं है। वेत्री दरवाज़ा नॉक करते हुए, भाई भाभी। वियान बोला, आ जाओ। वेत्री अंदर आते हुए, सॉरी वो मैं बेबी को लेने आई थी। वियान ने कियारा को देखा और फिर अपने बच्चे को, जो हाथ पैर पटकने की कोशिश कर रहा था। वियान बोला, लेकिन संभाल कर। वेत्री बोली, ओके यहीं बैठ जाती हूँ। बोल बिना कुछ बोले बैठ गई। वियान ने आंखें छोटी किया, मतलब अब उसे अपना पर्सनल स्पेस भी छोड़ना पड़ेगा, उसके भाई बहन भी कम नहीं हैं। वेत्री बोली, भाई डैड आपका वेट कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, आप जा सकते हैं, तब तक मैं और तारा दीदी भाभी का ख्याल रख लेंगे, और माम भी तो है ना। वियान ने कियारा को देखा और जल्दी से आने को बोल, उसे अपना ख्याल रखने को बोल जाते हुए बोला, कियारा। वेत्री बोली, भाई। वियान उसके सर पर मारते हुए, भाभी को ज़्यादा परेशान मत करना, और दी और मैं उनका ख्याल रखूंगी, आप कॉल करके पूछ लेना, आप जाओ। वियान ने कियारा को देखा और जल्दी आने को बोल बाहर चला गया। सब कुछ एक बार फिर से अपने रफ्तार से बढ़ रहा था। विद्युत की शादी की तैयारी के साथ साथ बच्चे का नामकरण भी कर दिया गया, जिसमें घर के साथ साथ बाहर के लोग भी शामिल हुए और सबने मिलकर बच्चे का नाम कियान रखा। आज विद्युत की शादी थी। वियान रूम में अंदर आते हुए, कियारा कियारा। कियारा बोली, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। वियान बोला, क्योंकि सब लोगों ने बोला है मैं कियान को संभालूं। यार मतलब तुम समझ रही हो। कियारा कियान को गोद में लेते हुए, अब जाओ। वियान कियारा को अपने पास खींचते हुए, तुम कहो तो एक बार फिर से हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब कोई ऐतराज़ नहीं है। कियारा 2 सेकंड उसे देखने के बाद बोली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड मिस्टर राजवंश। वियान बोला, कियारा सोच लो, तुम वियान राजवंश को मना कर रही हो। कियारा बोली, बिल्कुल पता है मुझे, क्योंकि आपसे ज़्यादा क्यूट और हैंडसम मेरा बेटा लग रहा है। तो अब आप ये गलतफहमी पालना बंद कीजिए कि आप इकलौते हैंडसम हैं। वियान बोला, सच में। कियारा ने उसे देखा, जो उसके ऊपर झुकते हुए बोला, सोच लो, आखिरी मौका है, और बाहर बहुत सारी लड़कियों को तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि मेरी शादी हो चुकी है। कियारा उसे पीछे धक्का मारते हुए, वेरी फनी, और कियान को उसके गोद में देते हुए बोली, अब तो तैयार होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आखिर सबको पता तो चलना ही चाहिए कि मिस्टर वियान राजवंश ना सिर्फ बैचलर हैं, बल्कि एक बच्चे के बाप हैं। तो आराम से संभालो अपने बेटे को, मैं तारा को देखने जा रही हूँ, बोलते हुए बाहर निकल गई। वियान खुद से बोला, इसे कहते हैं पैर कुल्हाड़ी पर मारना। रात को विद्युत और तारा के फेरे चल रहे थे। पूरी फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार सभी मौजूद थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। वियान सामने देख कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें याद है जब हमारी शादी हो रही थी। कियारा बोली, नहीं। वियान उसके हाथ में अपना हाथ फंसाते हुए, मुझे लगता है जो भी था, भले ही हमने सबके आशीर्वाद से शादी नहीं किया हो, लेकिन मोहब्बत पूरी शिद्दत से निभाई है, और आई प्रॉमिस, मैं कभी भी तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, बोल उसका हाथ चूम लिया। कियारा ने अब बिना कुछ बोले उसके कंधे पर सर रख दिया। एक सुकून उतर आया, दिल दिमाग जैसे हल्का सा फील होने लगा। ये सब बातें तो वियान रोज़ बोलता है, लेकिन कुछ देर पहले जिस तरह से उसने सबको कियारा और कियान से इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका दिल एक बार और जीत चुका था। वियान एक हाथ से कियान और एक हाथ से कियारा को पकड़ते हुए सामने देखने लगा, जहां उसकी पूरी फैमिली थी, और उसके दोनों हाथों से उसका दोनों जहान, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सोचते हुए आंखें बंद कर लिया, और पीछे म्यूजिक चल रहा था। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोलें, क्या बोलें, क्या बोलें रे, मिलकर क्या बोलें। आज एक और जोड़े अपनी ज़िंदगी की नई राह पर कदम रखने जा रहे थे। इस कहानी को आप सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आगे आने वाली कहानी को भी आप लोग ऐसे ही प्यार देंगे।
और मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रखिए। दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।